अकाउंट आपको सिर्फ ये दिखाता है पैसा आया पैसा, whereas कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी दिखाता है कि किस किस जगह से पैसा आया और किस किस जगह में पैसा गया. It bifurcates the areas from which you are getting the cash and the areas to which the cash is going out. So basically it divides your cash flow into three categories. Your cash flow statement divides your cash flows into three categories. What are those three categories? एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ये होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एंड तीसरा होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो या फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अब इसका मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझो फिर इसका फॉर्मेट बनाते हैं. बिजनेस में ये तीन ही सोर्सेस है जहां से पैसा आता है या जहां पे पैसा जाता है. तो पहला वाला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग जैसे नाम में लिखा हुआ है कि डे टू डे ऑपरेशंस. डे टू डे ऑपरेशंस मतलब आपने सेल्स किया तो पैसा आएगा, परचेज किया तो पैसा जाएगा, डेटर्स से पैसा आएगा, क्रेडिटर्स को पैसा जाएगा, माल स्टॉक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो पैसा जाएगा, वेजेस पे करोगे पैसा जाएगा, सैलरीज पे करोगे पैसा जाएगा, स्टेशनरी एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे करोगे तो पैसा जाएगा. ये सब एक्टिविटीज कौन सी है, ऑपरेशंस की. तो ऑपरेशंस में जो पैसा जा रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसको बोला जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और ये किसी भी बिजनेस में पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए. ऑपरेशंस का इनफ्लो कैश का ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना. ऑपरेशंस मतलब माल बेच के आपको पैसा आ रहा है और माल खरीदने पे जो पैसा जा रहा है, इसमें ज्यादा पैसा आएगा तो अच्छा है कि जाएगा तो अच्छा है, आएगा. तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो अच्छा साइन है कि बिजनेस ऑपरेशन से कैश जनरेट कर पा रहा है. जबकि जोमैटो है, स्विगी है, पेटीएम है, इनका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कैश लॉस्ट इन ऑपरेशन हो रहा है. इनका जितना रेवेन्यूज आ रहा है उससे ज्यादा इनका ऑपरेटिंग खर्चा हो रहा है. इनको जितनी कमानी हो रही है सेल्स से, जो रेवेन्यू आ रहा है समझो 2000 करोड़, तो इनका खर्चा हो रहा है 5000 करोड़. तो 3000 करोड़ का कैश दे आर बर्निंग एवरी ईयर. कैश लॉस्ट इन ऑपरेशन. Amazon बोलो, all startups, none of them is profitable yet. So बोलने का मतलब operations का cash flow. We are not talking about net profit. I'll tell you the difference between net profit and cash flow. Net profit अलग है, cash profit अलग है. Okay, net profit में non cash और non operating items भी हम लोग consider करते हैं. But यहाँ पे pure cash जो operation से आया है. Day to day activity से कितना रोकड़ा आया, रोकड़ा. डे टू डे एक्टिविटी से कितना रोकड़ा आया, डे टू डे एक्टिविटीज में कितना रोकड़ा गया. दैट्स योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. ऑलवेज बी पॉजिटिव. इनफैक्ट इट शुड बी मच पॉजिटिव. मतलब काफी हाई अमाउंट का पॉजिटिविटी यहाँ पे होना चाहिए. तो ही आप आगे ग्रो के लिए पैसा यूज कर सकते हो, आगे ग्रोथ करने के लिए री इन्वेस्ट कर सकते हो. इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. This is concerned with the asset side of balance sheet. This was concerned with revenue statement. This is concerned with the asset side of balance sheet. आपका जो पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस में, वो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो. तो आप या तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा, इन्वेस्ट करोगे कहीं सरप्लस कैश, इन्वेस्टमेंट्स खरीदोगे, बॉन्ड्स खरीदोगे, शेयर्स खरीदोगे, डिबेंचर्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, और बेचोगे ऑब्वियसली, इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे तो पैसा आएगा. तो ये वो दिखाता है. इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या दिखाता है आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा आया कि गया. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब क्या, बैलेंस शीट का हिस्सा लेकिन खाली फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स.
not current assets. Current assets, current liabilities are a part of operating cash flow, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं. तो डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी. इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या दिखाता है? आपने बिजनेस में इस साल ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं कि बेचे, इन्वेस्टमेंट्स किया है कि इन्वेस्टमेंट्स बेचा है. तो सोचने का, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो भी पैसे जाएंगे, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे तो पैसे आएंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे तो भी पैसे आएंगे. तो ये कैश फ्लो नॉर्मली नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव? नेट नेट सोचो. यहाँ इन्वेस्टिंग वाले कैश फ्लो में ज्यादा पैसा आना चाहिए कि जाना चाहिए? जाना चाहिए. ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. मतलब आपका एसेट्स बेच के आपको समझो 5 लाख आया है, तो री इन्वेस्टमेंट में 8 लाख होना चाहिए. तो नेगेटिव कैश फ्लो होना चाहिए यहाँ पे. मतलब बिजनेस क्या कर रहा है? इसका इंडिकेशन ग्रो कर रहा है और एसेट्स खरीद रहा है, और एसेट्स खरीद रहा है. तो ये नेगेटिव होना बहुत अच्छी बात है. ये नेगेटिव हुआ मतलब बिजनेस इज इन द मोड ऑफ एक्सपेंशन. ये पॉजिटिव हुआ ना, कम, मतलब आप एसेट्स बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स भी बेच रहे हो. भाई पैसे आएंगे, भाई पैसे का अचार बनाना है, पैसे यहां से जनरेट करने हैं आपको, इधर पॉजिटिव होना चाहिए ऊपर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रेगुलर अचीजा रोज खाना बेचता है, पैसे कमाता है, खाना बेचता है, पैसे कमाता है, खाना बेचता है, पैसे कमाता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए. फिर वो दूसरी होटल बना देगा तो पैसे जाएंगे ना. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला कैश फ्लो क्या होना चाहिए? नेगेटिव. तीसरी होटल बनाएगा और नेगेटिव, चौथी बनाएगा और नेगेटिव. बट वो इट्स अ गुड थिंग. व्हाई? बिकॉज आप ऐसे मत सोचो कि पूरा बिजनेस का नेगेटिव कैश हो रहा है. पूरे बिजनेस का नहीं हो रहा है, इस एक्टिविटी का बता रहा हूं मैं. वन ऑफ द, हाँ, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है. जितना पैसा आया उससे ज्यादा पैसा जाना चाहिए. बात समझ में आई? तीसरा होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो. फाइनेंसिंग कैश फ्लो डील्स विद द सोर्सेस ऑफ फंड्स, द लायबिलिटी पार्ट. फाइनेंसिंग कैश फ्लो डील्स विद द सोर्सेस, मतलब कहां से आप पैसा रेज करते हो या चुकाते हो. तो इसमें मेनली क्या कंसर्न है? इसमें क्या कंसर्न है आपका? फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स. इसमें क्या कंसर्न है आपका? शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन्स. शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन्स. मुझे बताओ, आप कैपिटल रेज करते हो, रेज, इश्यू ऑफ शेयर्स रेज करते हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रेज करते हो, लोन्स बोरो करते हो, तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा. और लोन्स चुका रहे हो, डिबेंचर्स चुका रहे हो, शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो, वापस चुका रहे हो, तो पैसा जाएगा. करेक्ट? तो रेज कर रहे हो पैसा तो पैसा आएगा, चुका रहे हो तो पैसा. वी आर नॉट डीलिंग विद एसेट्स ओवर हियर, वी आर नॉट डीलिंग विद ऑपरेशंस, वी आर डीलिंग विद द फाइनेंस, लोन्स पार्ट और द कैपिटल पार्ट. तो सोचो इस कैटेगरी में नेट कैश फ्लो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नील. तो चलो ठीक है, बात का ऑप्शन पॉजिटिव की नेगेटिव, इन दोनों में बता दो क्या अच्छा है. पॉजिटिव होना बेटर है. पॉजिटिव होना बेटर है. अभी इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में हम डिटेल में देखते हैं कि अगर आप शेयर कैपिटल से पैसा रेज करो तो अच्छी बात, बट आप लोन से पैसा रेज करो तो अच्छी बात नहीं है. सिमिलरली आप लोन्स चुका रहे हो तो अच्छी बात है, और शेयर कैपिटल चुका रहे हो अच्छी बात नहीं है. मतलब शेयर बायबैक होता है, शेयर रिडीम होता है, इसका मतलब कंपनी अपनी ओनरशिप क्या करे, मतलब उसको आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं दे. दैट इज लॉ. सो अगर आपका लोन्स और कैपिटल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बोले ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन. इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट द बिजनेस इज ग्रोइंग. बट घट रहा है उसको लोन घट रहा है तो बहुत अच्छी बात. कैपिटल घट रहा है वो अच्छी बात. अभी आया ना बायबैक ऑफर 800 रुपए में, अलाउड नहीं है, अलाउड. वो पढ़ोगे तुम, आएगा. 2100 में इश्यू किया था, वही प्रोसीड से तुम बायबैक कर. इट्स नॉट चीटिंग. उससे बड़ा चीटिंग नायका ने किया. देखा, 1 साल खत्म हो रहा था लॉक इन पीरियड और बोनस इश्यू कर दिया, तो पुराने इन्वेस्टर्स निकल ही नहीं सकते बेच के. बिगेस्ट चीट. इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का धब्बा. ऐसा कंपनी में जाने का ही चाहिए.
मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क रहा हूं। नायका ने क्या किया, नायका का आईपीओ आया था, आईपीओ से पहले जो इन्वेस्टर्स होता है ना वो उनका लॉक इन पीरियड रहता है, तो 1 साल तक वो लोग आईपीओ के बाद बेच नहीं सकते। तो 8 दिसंबर आसपास कुछ उसका ये आ रहा था, 8 दिसंबर ही था शायद, 8 दिसंबर को 1 साल खत्म होने वाला था और नायका परफॉर्म नहीं किया, तो सब लोग बेच के निकलने वाले थे। उसने 7 दिसंबर को बोनस इश्यू अनाउंस कर दिया 1:5, तो मतलब हर 5 के लिए एक बोनस, मतलब हर एक इन्वेस्टर जिसके पास 5 शेयर्स है उसको 5:1, हाँ 1 पे 5, 1 पे 4, हाँ 1 पे 4, 1:5, हाँ 1:5, 1 पे 5, मतलब आपके पास 1 शेयर तो आपको 5 शेयर बोनस। तो अभी बोनस हो जाता है तो प्राइस सीधा 1/5 हो जाता है मार्केट में, क्योंकि शेयर्स बढ़ जाते हैं। आप सभी इन्वेस्टर्स हो, आपके पास 1000 शेयर्स है, तो आपको 5,000 शेयर्स मिल जाएंगे ऐसा। तो अभी आपके पास कितने हो गए, 6,000 शेयर्स हो गए, 1 शेयर पर 5 शेयर मिल गए, तो सबके पास 6,000 शेयर्स हो गए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा मार्केट में, 1/6 हो जाएगा। तो अभी आपको निकलना है, तो आपको 6 के 6,000 शेयर्स बेचने पड़ेंगे टू गेट दैट प्राइस, और वो बेचोगे तो प्राइस और कम हो जाएगा। दैट इज इशू। सो ऑलरेडी अगर 1,000 शेयर होते तो आप 1000 के प्राइस में बेच के निकल सकते थे, आप सबको ज्यादा चिपका दिए, 1000 के बना दिए 6,000 और प्राइस कर दिया 1/6 इन द मार्केट। ये 1100 पे इश्यू हुआ था, अरे अलॉट हुआ था, 2500 तक गया, अभी 170 प्रॉफिट था ही नहीं बिजनेस में। ऑल मेनिया, शादी का सीजन, ऑल आईपीओ आर इन मेनिया। तुम लोग याद रखना, अभी शादी के सीजन में फेरफा मत जाए, हाथ तो दोनों मिलते हैं, जल भी जाता है यार। सो मेनी पीपल हैव गॉट पेटीएम का आईपीओ और अभी तक गले में पड़ा हुआ। ओके, डाइवोर्सेस भी होते हैं शादी के। सो कभी भी ऑलवेज रिमेंबर, अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड स्टडी इट, सो दैट एटलीस्ट 5 to 10 years का डेटा यू हैव विथ यू। डोंट जस्ट ब्लाइंडली गो बाय द फैक्ट्स, नेवर इन्वेस्ट इन फैक्ट्स, दीज आर ऑल कॉल्ड एज फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब फोमोस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो होता है ना, एक ट्रेंड निकला, सब लोग बेल बॉटम पहन रहे, तुम भी बेल बॉटम पहन के निकल गए, सब लोग सोल्जर कट करा रहे, तुम भी सोल्जर कट करके निकल गए, सब लोग स्क्वायर फ्रेम्स पहन रहे, तुम भी स्क्वायर फ्रेम्स लेके निकल गए। These are all facts, फोमोस, so stay out of that. चलो, now same thing goes for IPOs, okay? मेनियास में कभी IPO में डालने का नहीं। अभी देखो, तीनों स्ट्रक्चर समझ में आए। What is cash flow? बताओ मुझे, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या? It shows the inflows and the outflows of cash. Inflows and the outflows of cash, but there's a difference between cash bank account and cash flow statement. Cash bank account सिर्फ दिखा दे कि पैसा आया, पैसा गया, but cash flow statement shows the breakup. It shows the category, कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा गया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज मेनली कंसर्न विद रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंस से पैसा आया कि गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एसेट इन्वेस्टमेंट में पैसा आया कि गया। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब शेयर्स और लोन्स में पैसा आया कि गया। इज इट क्लियर? इसमें पॉजिटिव क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग हुआ तो अच्छी बात है। फाइनेंसिंग पॉजिटिव बट वाया शेयर्स, नेगेटिव है तो वाया लोन्स, लोन्स रीपेड का नेगेटिव, अच्छी बात। ओके, अब इसका फॉर्मेट ये बनाते कैसे? तो पेज नंबर 359 पे आपको इसका फॉर्मेट दिखेगा। कैन यू सी दैट? मिला? वहां पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ऑन टॉप। पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें आपको दिखेगा नेट प्रॉफिट, दिख रहा है? अभी नेट प्रॉफिट इज नॉट कैश प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल नेट प्रॉफिट, उसमें ना अपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट किए हुए, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट पर अराइव करना था तो आपने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, अप्रिसिएशन ऐड किया होगा, फाइनल अकाउंट्स में करते हो आप, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, फिर जाकर नेट प्रॉफिट आता है। आपको नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कैश प्रॉफिट, आपको चाहिए कैश प्रॉफिट। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप क्या करोगे? इसमें ऐड बैक, इसमें नॉन कैश एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करोगे? ऐड। नॉर्मली सीधे जाते हुए एक्सपेंस माइनस किए, उल्टे जाए तो एक्सपेंस ऐड एंड नॉन कैश
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रेगुलर बिजनेस में कितना कैश जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। ऑपरेटिंग इनकम अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कैश में पे, और जो ऑपरेशंस में हो, नॉन ऑपरेटिंग वाले नहीं। तो इधर आपको लिस्ट मिलेगी, डेप्रिसिएशन आपने ऐड किया, वहां पे दिख रहा है, अप्रिसिएशन आपने माइनस किया हुआ है, सीधा, क्योंकि वो नॉन कैश था। फिर आपने ये किया होगा, अपना लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो एड बैक हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों किया ऐसा, वो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। फिर आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड पे किया हुआ है, वो ऐड होगा, और रिसीव किया वो माइनस, वो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। वो रेगुलर ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अब जो लोन्स पे इंटरेस्ट पे करते हो, वो हर साल पे करना जरूरी नहीं है। आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें जो इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है, वो भी हर साल का पार्ट नहीं है। तो आप क्या करते हो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम को निकाल देते हो, यहां से रिमूव कर देते हो। कैसे रिमूव करते हो, एक्सपेंस ऐड बैक करना है, इनकम्स लेस करना है। उल्टा क्यों किया, क्योंकि सीधे जाते वक्त आपने ऑलरेडी उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, समझ आया। अच्छा, उसके बाद आपको दिखेगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होता है पता है आपको, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो इमेजिन करो, पिछले साल आपका स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 था, इस साल आपका क्लोजिंग स्टॉक 8,000 हुआ। तो खाली स्टॉक देख रहा हूं मैं, 5 था अभी 8 हो गया, तो ज्यादा पैसा लग गया स्टॉक में, कितना, 3,000। तो इज इट इनफ्लो और आउटफ्लो? आउटफ्लो, इट इज आउटफ्लो। तो यहां तक आप कर दोगे ना, तो आपको मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें आप चेंजेस दिखाते हो वर्किंग कैपिटल के, मतलब आपका इंक्रीज इन करंट एसेट। इधर से पैसे का लॉजिक है, स्ट्रेट पैसे का लॉजिक, आया तो ऐड, गया तो सब्ट्रैक्ट। तो आपका इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब पैसा आया कि गया? गया। स्टॉक 5 था, 5 का 8,000, तो 3,000 गया। अच्छा, स्टॉक 8 था, 8 का 5 हो गया, तो 3 आया, बच गया, रिलीज हो गया। तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं कंपैरेटिवली, तो आपका पैसा उधर जा रहा है, ब्लॉक हो रहा है। करंट एसेट्स अगर घट रहे हैं ईयर ऑन ईयर, तो आपका पैसा रिलीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट सब्ट्रैक्ट, बट डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, पहले साल 10,000 थे, अब 15,000, तो उधार ज्यादा मिल रहा है। उधार ज्यादा मिला तो जेब से पैसा कम जाएगा। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज लाइक एन इनफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि पहले आपको क्रेडिट नहीं मिल रही थी, अभी आपको क्रेडिट मिल रही है। मैंने बताया था करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स ज्यादा होंगे ना, तो बिजनेस के लिए एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि आप बाजू वाले के पैसे पे धंधा करें, अपना पैसा ब्लॉक नहीं होगा। सो लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, पैसा रिलीज हो रहा है, फ्री हो रहा है आपका। और करंट लायबिलिटीज घट रही है, क्रेडिटर शुरुआत में 15 था, अब 12,000 हो गया, 3,000 का कम, तो 3,000 का कम क्रेडिट मिल रहा है, तो मतलब आपको अपने जेब से पैसा डालना पड़ेगा। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। समझा? तो ये सारा करोगे तो आपको मिलेगा CFO। ये सारे का रिजल्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहां से चालू किया मैंने, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में पहले नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या किया, निकाल दिया, एक्सपेंस ऐड, इनकम सब्ट्रैक्ट। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का फंडा क्या, एक पॉइंट याद रखो, खाली करंट एसेट बढ़ता है तो पैसा जाता है, तो घटेगा तो आएगा। और लायबिलिटी का उल्टा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, और घटेगी तो पैसा जाएगा। समझा? अच्छा, उसके नीचे आपको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपके पास है फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ, फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो पॉजिटिव ही नेगेटिव? नेगेटिव, पैसा गया, सीधा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आएगा। अच्छा,
अगर इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा कि इंटरेस्ट डिविडेंड पे किया जाए? इन्वेस्ट इंटरेस्ट भी मिलेगा और डिविडेंड भी, इसलिए मैंने जो इंटरेस्ट डिविडेंड यहां से निकाला था ना वो इधर ऐड हो गया। तो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों इधर से निकाल के इधर डाला? क्योंकि वो घड़ी घड़ी मिलने वाला, जितना टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना टाइम इंटरेस्ट आएगा, जितना टाइम इन्वेस्ट शेयर्स में करोगे उतना ही टाइम डिविडेंड आएगा। सालों 10 साल 100 साल तक आने वाला नहीं, इधर ऑपरेशंस देखा जाए, इसलिए यहां से रिमूव कर दिया और इधर डाल। तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने क्या बताया? शेयर्स, डिवेंचर्स एंड लोन्स। शेयर्स इश्यू करोगे पैसा आएगा, लोन लोगे पैसा तो पॉजिटिव, शेयर्स चुकाओगे उधर देखो शेयर्स रिडीम्ड पैसा गया, लोन रीपेड पैसा गया। अच्छा, अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट पे करोगे कि रिसीव? तो पैसा गया। अगर शेयर्स इश्यू करते हो तो डिविडेंड रिसीव करोगे कि पे करोगे ना, इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो पैसा गया तो माइनस। यानी सीधा पैसे का ब्रैकेट समझ में आ रहा है? पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो बताओ। इश्यू ऑफ शेयर्स पैसा, लोन टेकन पैसा, शेयर्स रिडीम्ड माइनस गया, लोन रीपेड गया, डिविडेंड पेड गया, इंटरेस्ट पेड वो भी मैंने यहां से निकाल के फाइनेंसिंग में डाल दिया, इधर से निकाल के किसमें डाल दिया? क्योंकि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड इज नॉट अ रेगुलर एक्सपेंस। कभी कभी डिविडेंड देगा, कभी नहीं देगा। इंटरेस्ट लोन है तो देगा, वरना नहीं देगा, तो ऑपरेशन का हिस्सा नहीं। इज दिस क्लियर? इसलिए मैंने एक चीज बताई थी, एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट भी बाहर रखा था उससे। तो इधर आपके थियरी में है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फाइनेंस एक्सपेंस घुसाना है, बट एक्चुअली हम लोग फाइनेंस लेते नहीं, इंटरेस्ट उसका हिस्सा नहीं, इंटरेस्ट कभी भी ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं हो। ओके, बट थियरी में अभी तो कर लेना ऑपरेशंस के बाद। एंड उसके बाद आपका जो नेट कैश होगा ना वो आपको मिल जाएगा तीनों एक्टिविटीज के बाद। समझो ऑपरेशन एक्टिविटीज में आपको 50,000 पॉजिटिव मिला, इन्वेस्टिंग में 30,000 आपको नेगेटिव मिला, फाइनेंसिंग में 20,000 आपको पॉजिटिव मिला। ये नेट बात कर रहा हूं, तो ये कितना हुआ? 50 माइनस 30, 20 प्लस 20, 40 का इंक्रीज हुआ। तो आपका जो साल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा ना कैश का, तो ओपनिंग बैलेंस होगा समझो 20, तो क्लोजिंग मिलेगा आपको 60। अगर ओपनिंग होगा 30 तो क्लोजिंग मिलेगा 7। ये मैच हो जाएगा। तो आपने कैश अकाउंट ही बनाया है, बट विथ द बाइफर्केशन। कौन सा एरियाज में पैसा आया गया, कौन सा एरियाज में पैसा आया गया,